क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वे सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं होते, सबसे अमीर भी नहीं, सबसे ज़्यादा बोलने वाले भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं, जैसे उनके अंदर कोई अदृश्य चुंबक लगा हो। और फिर कुछ लोग होते हैं मेहनती, अच्छे दिल वाले, समझदार, लेकिन भीड़ में खो जाते हैं, उन्हें नोटिस ही नहीं किया जाता। अगर आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आप चाहते थे कि लोग आपको समझें, आपकी बात ध्यान से सुनें, आपको महत्व दें, आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग आकर्षित होते हैं सिर्फ चेहरे से नहीं, सिर्फ पैसे से नहीं, सिर्फ स्टेटस से नहीं। वे आकर्षित होते हैं भावनाओं से, ऊर्जा से, व्यवहार से और उस अनुभव से जो आप उन्हें महसूस कराते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी से मिलें और वो व्यक्ति आपको पूरी ईमानदारी से सुने, आपकी आंखों में देखे, आपकी बात बीच में ना काटे और आपको ऐसा महसूस कराए कि आप महत्वपूर्ण हैं, क्या आप उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यही है पीपल मैग्नेट का राज। पीपल मैग्नेट होना मतलब लोगों को कंट्रोल करना नहीं, उन्हें मैनिपुलेट करना नहीं, उन्हें प्रभावित करने का नकली खेल नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना जिसके आसपास लोग सुरक्षित महसूस करें, सम्मानित महसूस करें, समझे गए महसूस करें। लेकिन यहां एक गहरी समस्या है। आज की दुनिया में हम सब बोलना सीखते हैं, सुनना नहीं। हम इम्प्रेस करना सीखते हैं, कनेक्ट करना नहीं। हम दिखावा करना सीखते हैं, सच्चा होना नहीं। और इसी वजह से रिश्ते उथले हो जाते हैं, बातचीत सतही हो जाती है और इंसान अकेला रह जाता है, भीड़ के बीच में भी। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप कभी किसी पार्टी में गए हैं जहां आप किसी को नहीं जानते थे और आप बस मोबाइल में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे? या ऑफिस में जहां आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन डर गए कि लोग क्या सोचेंगे? या किसी रिश्ते में जहां आपको लगा कि सामने वाला आपको सच में समझ ही नहीं रहा? तो समझ लीजिए, समस्या आप नहीं है। आपको बस वो कला नहीं सिखाई गई जिससे लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और यही हम इस यात्रा में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था, बहुत सामान्य, ना बहुत स्मार्ट, ना बहुत अमीर, ना बहुत प्रभावशाली। लेकिन कॉलेज में हर कोई उसे जानता था, हर कोई उससे बात करना चाहता था, हर कोई उसके साथ समय बिताना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो लोगों को खास महसूस कराता था। जब वो बात करता था तो पूरी तरह मौजूद रहता था। जब कोई अपनी समस्या बताता तो वो सच में सुनता था। जब कोई उपलब्धि साझा करता तो वो दिल से खुश होता था। और धीरे धीरे लोग उसकी ओर खिंचते चले गए। ये कोई जादू नहीं था, ये एक कौशल था। और अच्छी खबर ये है, ये कौशल सीखा जा सकता है। आपका व्यक्तित्व स्थायी नहीं है, आपकी सामाजिक क्षमता जन्म से तय नहीं होती, आपका आत्मविश्वास पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है। सब कुछ बदला जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे लोग क्यों आकर्षित होते हैं, पहली छाप का विज्ञान क्या है, मुस्कान क्यों काम करती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे बोलती है, सुनना क्यों बोलने से ज्यादा ताकतवर है, नाम याद रखने का जादू क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे रिश्ते बदल देती है और कैसे आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई फेक चार्म गाइड नहीं है, ये कोई ट्रिक्स बुक नहीं है, ये अंदर से बदलने की यात्रा है। क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती है। चैप्टर 1, द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कुछ लोगों में कि लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं? वे सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, सबसे अमीर नहीं होते, ना ही सबसे चमकदार कपड़े पहनते हैं। फिर भी उनके पास लोग बैठना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, इंसानी दिमाग के भीतर छिपा है। आकर्षण चेहरा, स्टाइल या स्टेटस नहीं है। आकर्षण एक भावनात्मक अनुभव है। लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। यही पहला रहस्य है।
हमारा मस्तिष्क सामने वाले की भावनाओं को पढ़ता है और अनजाने में उन्हें प्रतिबिंबित करता है। अगर कोई तनाव में है तो हम भी असहज हो जाते हैं। अगर कोई शांत और स्थिर है तो हमारे भीतर भी शांति उतरती है। इसे भावनात्मक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसलिए अगर आप भीतर से असुरक्षित हैं और लगातार सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी ऊर्जा वही संदेश देगी। लेकिन यदि आप स्थिर हैं, स्वीकार करने वाले हैं, ध्यान से सुनने वाले हैं, तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करेगा और इंसान वहीं रहना चाहता है जहां उसे सुरक्षा मिलती है। एक ऑफिस में 2 सहकर्मी थे। पहला प्रतिभाशाली था, लेकिन हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता था। दूसरा कम बोलता था, लेकिन ध्यान से सुनता था और सामने वाले को महत्व देता था। कुछ महीनों बाद लोग दूसरे के पास अधिक आने लगे। कारण साफ था, पहला खुद को महत्वपूर्ण बना रहा था, दूसरा दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस करा रहा था। मानव मस्तिष्क 3 चीजें खोजता है: सुरक्षा, सम्मान और स्वीकृति। अगर आप जज नहीं करते, बीच में नहीं रोकते और भावनाओं को मान्यता देते हैं, तो आप सुरक्षित स्थान बन जाते हैं। आकर्षण वहीं जन्म लेता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो यह पूछना छोड़ दें कि आप कैसे दिख रहे हैं। यह पूछना शुरू करें कि सामने वाला आपके साथ कैसा महसूस कर रहा है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं। दरवाजा खुलता है और कुछ निगाहें आपकी ओर उठती हैं। बस कुछ सेकंड गुजरते हैं और निर्णय हो चुका होता है। किसी ने सोचा आप आत्मविश्वासी हैं, किसी ने आपको घबराया हुआ माना, किसी ने दिलचस्प और किसी ने साधारण। आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी कहानी बन चुकी है। यही है पहली छाप का विज्ञान। मानव मस्तिष्क तेज निर्णय लेने के लिए बना है। उसका एक हिस्सा धीरे सोचता है, विश्लेषण करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वह खतरे और अवसर पहचानता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो सामने वाला आपके शब्दों से पहले आपकी चाल, आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपकी ऊर्जा पढ़ता है। 5 से 7 सेकंड में उसका मस्तिष्क तय कर लेता है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, आत्मविश्वासी हैं या अस्थिर, जुड़ने योग्य हैं या दूरी रखने लायक। एक इंटरव्यू की स्थिति सोचिए। 2 उम्मीदवार समान योग्य हैं। पहला अंदर आते समय झिझकता है, आंखों से संपर्क कम करता है, बैठते हुए असहज दिखता है। दूसरा स्थिर कदमों से आता है, हल्की मुस्कान रखता है, सीधे बैठता है और संतुलित आवाज में बात करता है। जवाब लगभग समान होते हुए भी चयन दूसरे का होता है। क्यों? क्योंकि पहली छाप ने कहानी बना दी कि यह व्यक्ति सक्षम और भरोसेमंद है। पहली छाप आपके चेहरे की सहजता, आंखों के संपर्क, शरीर की मुद्रा और आपकी चाल से बनती है। हल्की सच्ची मुस्कान सुरक्षा का संकेत देती है। सीधा और खुला शरीर आत्मविश्वास दर्शाता है। संतुलित चाल स्पष्टता दिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आंतरिक ऊर्जा है। अगर भीतर डर है कि लोग क्या सोचेंगे, तो शरीर सिकुड़ जाएगा। अगर भीतर स्पष्टता है कि आप जुड़ने आए हैं, तो शरीर खुल जाएगा। पहली छाप अभिनय से नहीं बनती, बल्कि आंतरिक स्थिति के प्रतिबिंब से बनती है। इसलिए कमरे में प्रवेश से पहले एक गहरी सांस लें, कंधे सीधा करें और अपने भीतर यह वाक्य दोहराएं कि आप योगदान देने आए हैं। जब आप हर मुलाकात को प्रदर्शन नहीं, बल्कि जुड़ाव का अवसर मानते हैं, तो आपकी उपस्थिति बदल जाती है। और जहां उपस्थिति में सुरक्षा होती है, वहीं आकर्षण जन्म लेता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ अ जेन्युइन स्माइल। जरा याद कीजिए, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, तो आपके भीतर क्या होता है? एक छोटा सा सुकून उतरता है, एक गर्माहट सी महसूस होती है और माहौल अचानक सहज हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर तनाव भरे चेहरे के साथ देखे, तो आप तुरंत सतर्क हो जाते हैं। यही है मुस्कान की असली शक्ति। मुस्कान सिर्फ चेहरे की हरकत नहीं है, ये एक सामाजिक संकेत है। हमारा मस्तिष्क हजारों सालों से चेहरों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित है। जब वो मुस्कान देखता है, तो संदेश मिलता है कि सामने वाला सुरक्षित है,
जुड़ने योग्य है और खतरा नहीं है। उसी क्षण दिमाग में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो भरोसा और जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं। एक सच्ची मुस्कान सामने वाले की भावनात्मक स्थिति बदल सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, नकली मुस्कान काम नहीं करती। लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि मुस्कान दिल से है या सिर्फ औपचारिक। सच्ची मुस्कान में आंखों में चमक होती है, चेहरे पर नरमी होती है और ऊर्जा खुली होती है। जब मुस्कान भीतर की सहजता से आती है तभी वह प्रभाव छोड़ती है। एक अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट को याद कीजिए जो हर आने वाले को देखकर मुस्कुराती थी। लोग उसके पास सिर्फ जानकारी लेने नहीं आते थे, वे भावनात्मक राहत लेने आते थे। उसकी मुस्कान उन्हें आश्वस्त करती थी कि सब ठीक है। यही चुंबकीय व्यक्तित्व का सार है। आप लोगों को सुरक्षित और स्वीकार किया हुआ महसूस कराते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब वे आत्मविश्वासी बनेंगे तब मुस्कुराएंगे। सच उल्टा है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका शरीर दिमाग को संकेत देता है कि स्थिति सुरक्षित है। धीरे धीरे भीतर भी स्थिरता आने लगती है। मुस्कान परिणाम नहीं, शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें तो हर बातचीत की शुरुआत हल्की, सच्ची मुस्कान से कीजिए। पहले भीतर यह भावना जगाइए कि आप सामने वाले का सम्मान करते हैं, फिर मुस्कुराइए। यह केवल चेहरे पर नहीं, आपकी ऊर्जा में दिखेगा। और जहां गर्माहट होती है वहीं लोग टिकते हैं। चैप्टर 4 द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आप चुप हैं लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आपके कंधे, आपकी आंखें, आपके हाथ और आपकी बैठने की शैली लगातार संदेश भेज रहे हैं। यही है बॉडी लैंग्वेज। सच्चाई यह है कि लोग आपके शब्दों से पहले आपके शरीर पर विश्वास करते हैं। शब्द बदले जा सकते हैं, लेकिन शरीर अक्सर सच्चाई प्रकट कर देता है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति कहे कि वह आत्मविश्वासी है, लेकिन उसकी आंखें नीचे हों, कंधे झुके हों और हाथ कांप रहे हों। आप उसके शब्दों पर नहीं, उसके संकेतों पर भरोसा करेंगे। हमारा मस्तिष्क गैर मौखिक संकेतों को बहुत तेजी से पढ़ता है। आप क्या कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे कहते हैं। चुंबकीय लोग अक्सर खुले शरीर के साथ दिखाई देते हैं। उनके कंधे सीधे होते हैं, छाती हल्की खुली होती है और हाथ बंधे हुए नहीं होते। यह मुद्रा संदेश देती है कि वे सुरक्षित हैं और जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत जब शरीर सिकुड़ा हो, हाथ क्रॉस हों या आंखें इधर उधर भाग रही हों तो असहजता का संकेत जाता है। लोग शब्द नहीं पढ़ते, वे संकेत पढ़ते हैं। आंखों का संपर्क विश्वास बनाता है। जब आप संतुलित तरीके से सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो वह सम्मानित महसूस करता है। बहुत कम संपर्क असुरक्षा दिखाता है और बहुत अधिक संपर्क आक्रामकता। संतुलन ही आकर्षण है। इसी तरह हाथों की खुली स्थिति भरोसा जगाती है। छिपे हुए हाथ अवचेतन स्तर पर संदेह पैदा कर सकते हैं। स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। अनावश्यक हरकतें घबराहट दिखाती हैं, जबकि शांत और संतुलित शरीर आत्मविश्वास का संकेत देता है। दिलचस्प बात यह है कि शरीर केवल भावना का परिणाम नहीं है, वह भावना को बदल भी सकता है। यदि आप सीधा खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं और खुली मुद्रा अपनाते हैं तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। बॉडी लैंग्वेज अभिनय नहीं, आंतरिक स्पष्टता का प्रतिबिंब है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर खुलापन दिखाई देता है। और जब आपका शरीर यह संदेश देता है कि आप सहज और सम्मानजनक हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? वे जो लगातार अपनी उपलब्धियां और कहानियां सुनाते रहते हैं, या वे जो आपकी बात सच में सुनते हैं? लगभग हर व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनेगा। हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें महसूस कराते हैं कि हमारी आवाज मायने रखती है। फिर भी विडंबना यह है कि हम सब सुना जाना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग सच में सुनना जानते हैं। अक्सर बातचीत के दौरान सामने वाला बोल रहा होता है और हम अपने जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपनी समस्या साझा कर रहा होता है और हम समाधान सोच रहे होते हैं। वो अपनी खुशी बता रहा होता है
और हम अपनी कहानी जोड़ने की योजना बना रहे होते हैं। हम सुन नहीं रहे होते, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग गहरा जुड़ाव बनाने से चूक जाते हैं। सक्रिय सुनना केवल शब्द सुनना नहीं है, ये ध्यान देना है, भावनाओं को समझना है और सामने वाले को यह एहसास दिलाना है कि आप पूरी तरह उपस्थित हैं। जब कोई अपने अनुभव साझा करता है, उसके मस्तिष्क में आनंद से जुड़े रसायन सक्रिय होते हैं। यदि आप उसे बिना बाधा के बोलने का अवसर देते हैं, तो आप उसे भावनात्मक सुरक्षा दे रहे होते हैं। दिमाग उस व्यक्ति को याद रखता है जिसके सामने वो अच्छा महसूस करता है। कल्पना कीजिए एक युवक जो शिकायत करता था कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। उसने एक दिन तय किया कि वो कम बोलेगा और अधिक सुनेगा। उसने सवाल पूछे, ध्यान से सुना और बीच में नहीं टोका। कुछ ही दिनों में लोग उसके पास खुलने लगे। कारण सरल था, उसने लोगों को जगह दी, और जगह देना सम्मान का सबसे बड़ा रूप है। जो व्यक्ति सुन सकता है वो स्थिर होता है। वो अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए शोर नहीं करता, वो शांत रहकर समझने की कोशिश करता है। और जहां समझ है वहीं भरोसा है। यदि लोग जान जाएं कि आप उन्हें सच में सुनेंगे, तो वे केवल आपको पसंद नहीं करेंगे, वे आप पर विश्वास करेंगे। यही सुनने की कला का असली आकर्षण है। चैप्टर 6, मेकिंग अदर्स फील इंपॉर्टेंट। दुनिया में सबसे गहरी मानव इच्छा क्या है? पैसा, सफलता या प्रसिद्धि नहीं। सबसे गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण महसूस करना। हर इंसान के भीतर एक शांत सवाल चलता रहता है कि क्या मैं मायने रखता हूं? क्या कोई मुझे सच में देख रहा है? जो व्यक्ति इस मौन इच्छा को समझ लेता है, वो सीधे दिल तक पहुंच जाता है। बचपन से ही हम स्वीकृति की तलाश करते हैं। जब हमें सराहना मिलती है तो हम खिल उठते हैं, और जब अनदेखा किया जाता है तो भीतर कुछ सिकुड़ जाता है। यह केवल भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह जैविक प्रतिक्रिया है। जब कोई हमारी सच्ची प्रशंसा करता है तो हमारे मस्तिष्क में आनंद से जुड़े तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और हम स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसने हमें वो एहसास दिया। कल्पना कीजिए एक शांत छात्र की जिसे उसकी शिक्षिका ने कहा कि उसकी सोच गहरी है। एक वाक्य ने उसका दृष्टिकोण बदल दिया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। हम सब उसी छात्र की तरह हैं, हमें सिर्फ देखा और पहचाना जाना है। लोग दूर तब होते हैं जब वे अनदेखा महसूस करते हैं। जब आप किसी की बात काटते हैं या फोन में व्यस्त रहते हैं, तो अनजाने में संदेश जाता है कि वो प्राथमिकता नहीं है। लेकिन जब आप नाम लेकर बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और छोटी छोटी कोशिशों की सराहना करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। यही अंतर आकर्षण बनाता है। सच्ची प्रशंसा चापलूसी से अलग होती है। वो विशिष्ट, ईमानदार और समय पर होती है। सामान्य शब्दों की जगह जब आप किसी की खास विशेषता पहचानते हैं, तो जुड़ाव गहरा होता है। महत्वपूर्ण महसूस कराना खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता दिखाना है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, वही दूसरों की अच्छाई स्वीकार कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें, तो उन्हें वो दीजिए जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है: ध्यान, सम्मान और मान्यता। जब लोग आपके साथ अपनी कीमत महसूस करते हैं, तो वे सिर्फ आपको पसंद नहीं करते, वे आप पर भरोसा करते हैं। और यही चुंबकीय व्यक्तित्व का असली रहस्य। चैप्टर 7, द साइकोलॉजी ऑफ रिमेंबरिंग नेम्स। भीड़ भरे कमरे में यदि अचानक कोई आपका नाम पुकारे, तो आप तुरंत मुड़ते हैं। आपका नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, आपकी पहचान है। उसमें आपका इतिहास, आपका अनुभव और आपका अस्तित्व छिपा होता है। जब कोई आपका नाम याद रखता है, तो आपको महसूस होता है कि उसने आपको देखा और स्वीकार किया है। यही कारण है कि नाम याद रखना चुंबकीय व्यक्तित्व का एक शक्तिशाली साधन है। जब कोई कहता है, अमन तुम कैसे हो, या रीमा तुमने बहुत अच्छा किया, तो भीतर एक हल्की गर्माहट पैदा होती है। दिमाग इसे व्यक्तिगत ध्यान के रूप में दर्ज करता है। सामान्य बातचीत और नाम लेकर बातचीत में फर्क यही है कि नाम व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देता है। वो संदेश देता है कि आप उसके लिए खास हैं। अक्सर हम नाम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम सुनते ही नहीं। सामने वाला अपना नाम बताता है और हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हमें आगे क्या कहना है। नाम कानों तक आता है,
पर दिमाग में दर्ज नहीं होता। जो चीज ध्यान नहीं पाती वो टिकती भी नहीं। इसलिए नाम याद रखने का पहला कदम है सच में सुनना। जब कोई अपना नाम बताए तो उसे दोहराएं। यह न केवल स्मृति को मजबूत करता है बल्कि सामने वाले को भी महसूस कराता है कि आपने ध्यान दिया। नाम को किसी छवि या विशेषता से जोड़ना भी मदद करता है, और यदि जरूरी हो तो मुलाकात के बाद उसे लिख लेना भी उपयोगी है। बातचीत में संतुलित तरीके से नाम लेना जुड़ाव को और गहरा करता है। नाम सिर्फ पहचान नहीं, सम्मान भी है। जब कोई आपका नाम सही लेता है तो आप विशेष महसूस करते हैं। नेतृत्व में भी यही सिद्धांत काम करता है। जो व्यक्ति दूसरों के नाम जानता है वो दूरी घटा देता है और विश्वास बढ़ा देता है। नाम लेना यह कहने जैसा है कि मैं तुम्हें देखता हूं। अगर आप कभी नाम भूल जाएं तो ईमानदारी से पूछ लें। यह दिखावा करने से बेहतर है। सच्चाई भरोसा बढ़ाती है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। यही छोटे कदम गहरे जुड़ाव की शुरुआत करते हैं, और जहां जुड़ाव है वहीं आकर्षण स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। चैप्टर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन कनेक्शन। कल्पना कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं। शब्द सामान्य हैं, बातचीत साधारण है, लेकिन भीतर एक संकेत आता है कि सब ठीक नहीं है। सामने वाला कहता है कि वो ठीक है, फिर भी उसकी आवाज थकी हुई है, चेहरा थोड़ा कठोर है और आंखों में चमक नहीं है। यही वो क्षण है जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता शुरू होती है। चुंबकीय व्यक्तित्व केवल शब्द नहीं सुनता, वो भावनाएं पढ़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, दूसरों की भावनाओं को समझना और परिस्थिति के अनुसार संतुलित प्रतिक्रिया देना। यह किताबों से नहीं, जागरूकता से विकसित होती है। रिश्ते तर्क से कम और भावना से अधिक चलते हैं। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। एक कंपनी में 2 प्रबंधक थे। पहला परिणामों पर केंद्रित और सख्त था, दूसरा औसत कौशल वाला था, लेकिन टीम की भावनाओं को समझता था। जब तनाव बढ़ता वो पूछता कि सब ठीक है या नहीं। जब गलती होती वो पहले समझता फिर सुधार करता। समय के साथ उसकी टीम अधिक मजबूत और वफादार बनी। कारण सरल था, भावनात्मक समझ स्थायी संबंध बनाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आत्म जागरूकता से शुरू होती है। यदि आप अपनी ही भावनाओं को नहीं पहचानते तो दूसरों को कैसे समझेंगे? प्रतिक्रिया से पहले रुकना, गुस्से के क्षण में सांस लेना और सहानुभूति से सोचना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप पूछते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता, तो दृष्टिकोण बदल जाता है। चेहरे के छोटे संकेत, आवाज का उतार चढ़ाव और शब्दों का चयन बहुत कुछ बताते हैं। यदि कोई मुस्कुराते हुए भी भीतर से थका हुआ है तो उसे महसूस किया जा सकता है। जब आप धीरे से पूछते हैं कि क्या वो सच में ठीक है, तो अक्सर दिल खुल जाता है। लोग वहां जाते हैं जहां वे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। भावनात्मक ताकत शोर में नहीं, शांति में है। जो व्यक्ति खुद को समझता है और दूसरों को स्वीकार करता है, वही गहरे स्तर पर जुड़ता है। और जब जुड़ाव गहरा होता है तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। चैप्टर 9, कॉन्फिडेंस वर्सेस ईगो। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो शुरुआत में बेहद आत्मविश्वासी लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी उपस्थिति भारी लगने लगी? वो अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा, अपनी तारीफ करता रहा और दूसरों को सुधारता रहा। पहले प्रभावशाली लगा, फिर असहज। यही वो पतली रेखा है जहां आत्मविश्वास खत्म होता है और अहंकार शुरू होता है। आत्मविश्वास शांत होता है। वो कहता है कि मैं पर्याप्त हूं। उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। उसे अपनी पहचान पता होती है, इसलिए वो दूसरों को छोटा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करता। उसकी उपस्थिति स्थिर होती है, उसकी आवाज संतुलित होती है और उसका व्यवहार सहज होता है। अहंकार इसके विपरीत शोर करता है। वो तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है और लगातार ध्यान चाहता है। अक्सर अहंकार भीतर की असुरक्षा से जन्म लेता है। जब अंदर खालीपन हो तो व्यक्ति बाहर से बड़ा दिखने की कोशिश करता है। लोग इस असुरक्षा को महसूस कर लेते हैं, भले ही शब्द आत्मविश्वास की बात करें।
एक सम्मेलन में दो वक्ता थे। एक ने मंच पर आकर अपनी उपलब्धियों की सूची सुनाई, दूसरा अपनी गलतियों और संघर्षों की कहानी साझा करता रहा। श्रोताओं का जुड़ाव दूसरे से गहरा था। कारण स्पष्ट था। आत्मविश्वास में विनम्रता होती है, जबकि अहंकार दूरी पैदा करता है। सच्चा आत्मविश्वास सुन सकता है, गलती स्वीकार कर सकता है और आलोचना से सीख सकता है। वह दूसरों की सफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपनी कीमत पता होती है। अहंकार हर बातचीत को अपनी ओर मोड़ देता है और गलती मानने से बचता है। यह व्यवहार अंततः लोगों को दूर कर देता है। यदि आप आत्मविश्वास विकसित करना चाहते हैं तो पहले खुद को स्वीकार करें। तैयारी और अभ्यास स्थिरता लाते हैं। तुलना कम करें और अपनी छोटी जीतों को पहचानें। जब आप कमरे में प्रवेश करें और आपको खुद को साबित करने की जरूरत न हो, तब असली आकर्षण पैदा होता है। आत्मविश्वास भीतर से आता है और स्थायी होता है, जबकि अहंकार बाहरी परत है जो जल्दी टूट जाती है। चुनाव हमेशा आपके हाथ में है। चैप्टर 10, ओवरकमिंग सोशल फियर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी? आप कमरे में प्रवेश करते हैं और अचानक लगता है कि सबकी नजर आप पर है। मन में सवाल उठते हैं कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा? अगर लोगों ने जज किया तो क्या होगा? यही सामाजिक भय है। यह केवल आपका अनुभव नहीं है। जिन लोगों को आप आत्मविश्वासी समझते हैं, वे भी कभी इसी डर से गुजरे हैं। फर्क इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है। प्राचीन समय में समूह से अस्वीकार होना खतरनाक था, इसलिए आज भी दिमाग अस्वीकृति को खतरे की तरह देखता है। भीड़ में खड़े होते ही भीतर अलार्म बजता है और शरीर प्रतिक्रिया देता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीजते हैं, आवाज कांपती है। लेकिन यह वास्तविक खतरा नहीं है, यह अनुमान है। हम अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, जबकि लोग अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं। सामाजिक भय का असली कारण लोगों का जजमेंट नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई परफेक्ट छवि के टूटने का डर है। हम चाहते हैं कि सब हमें सक्षम और प्रभावशाली देखें, लेकिन जुड़ाव पूर्णता से नहीं, प्रामाणिकता से बनता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप इंसान हैं और गलती संभव है, तभी दबाव कम होता है। डर को तोड़ने का रास्ता छोटे कदमों से शुरू होता है। एक व्यक्ति से बातचीत शुरू करें। एक मीटिंग में एक सवाल पूछें, किसी अनजान को नमस्ते कहें। ध्यान खुद से हटाकर सामने वाले पर रखें। जब फोकस इस बात पर होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, तो डर बढ़ता है। जब फोकस इस बात पर होता है कि आप कैसे योगदान दे सकते हैं, तो डर कम हो जाता है। शरीर को सीधा रखें, गहरी सांस लें और आंखों में देखें। शरीर का संतुलन मन को संकेत देता है कि स्थिति सुरक्षित है। याद रखिए, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह ठीक है। अस्वीकृति असफलता नहीं, चयन है। जब आप बार बार डर के पार जाते हैं, तो मस्तिष्क सीखता है कि यह सुरक्षित है। और जब डर कमजोर होता है, आपका व्यक्तित्व खिलने लगता है। चैप्टर 11, द आर्ट ऑफ मैग्नेटिक कॉन्वर्सेशंस। कुछ लोगों के साथ बातचीत सहज बहती है, समय का पता ही नहीं चलता, जबकि कुछ लोगों के साथ कुछ मिनट भी भारी लगते हैं। फर्क शब्दों में कम और ऊर्जा में ज्यादा होता है। आकर्षक वार्तालाप किसी खास विषय का खेल नहीं, बल्कि ध्यान, जिज्ञासा और संतुलन का परिणाम है। अक्सर बातचीत इसलिए टूटती है क्योंकि हम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हम अपने अनुभवों को बड़ा दिखाना चाहते हैं, सामने वाले की बात के बीच में अपनी कहानी जोड़ देते हैं, या जवाब सोचने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सुनना ही भूल जाते हैं। जब बातचीत प्रतियोगिता बन जाती है तो जुड़ाव खत्म हो जाता है, लेकिन जब बातचीत खोज बनती है तो गहराई पैदा होती है। आकर्षक वार्तालाप का पहला नियम है जिज्ञासा। दिलचस्प बनने की कोशिश मत कीजिए, दिलचस्पी लीजिए। जब आप सच्चे मन से पूछते हैं कि सामने वाला किसी काम में कैसे आया या उसे किसी अनुभव से क्या सीख मिली, तो वह खुलने लगता है। खुलापन जुड़ाव को जन्म देता है।
लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनमें वास्तविक रुचि दिखाते हैं। संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। केवल सवाल पूछना बातचीत को पूछताछ बना देता है और केवल बोलना उसे एकालाप बना देता है। सही तरीका यह है कि सामने वाला बोले, आप ध्यान से सुने, फिर अपना छोटा सा अनुभव जोड़ें और फिर उसे वापस आमंत्रित करें। यह ऊर्जा का आदान प्रदान है, जैसे पिंग पोंग। गहराई जोड़ने से बातचीत बदल जाती है। सतही सवालों की जगह जब आप पूछते हैं कि इस समय वो किस बात को लेकर उत्साहित है या हाल की सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो संवाद अर्थपूर्ण बनता है। आवाज का टोन, विराम और हल्का हास्य भी प्रभाव डालते हैं। स्थिर आवाज भरोसा देती है और संतुलित विराम बात को वजन देता है। आकर्षक वार्तालाप का सार यही है कि आप सामने वाले को महसूस कराएं कि वो सुना और समझा जा रहा है। ज्ञान का प्रदर्शन प्रभावित कर सकता है, लेकिन ध्यान का उपहार दिल जीतता है। जब आप सच में ध्यान देते हैं, लोग आपके पास लौटते हैं। चैप्टर 12, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एप्रिसिएशन। याद कीजिए जब किसी ने दिल से कहा हो कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया, या आपकी बात ने सच में सोचने पर मजबूर किया। शायद उस क्षण आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी और भीतर आत्मविश्वास की हल्की लहर उठी होगी। कुछ ही शब्द थे, लेकिन प्रभाव गहरा था। यही है प्रशंसा की असली ताकत। हम सभी सराहना चाहते हैं, फिर भी देने में कंजूसी करते हैं। कभी डर होता है कि सामने वाला घमंडी न हो जाए, कभी असुरक्षा कि उसकी तारीफ करने से हम छोटे न दिखें। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई पहचान सकता है, वही वास्तव में आत्मविश्वासी होता है। असुरक्षित व्यक्ति तुलना करता है, सुरक्षित व्यक्ति सराहता है। सच्ची प्रशंसा और चापलूसी में अंतर समझना जरूरी है। चापलूसी स्वार्थ से जन्म लेती है, जबकि प्रशंसा ईमानदारी से। जब आप किसी की विशेषता को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, तो सामने वाला महसूस करता है कि आपने सच में ध्यान दिया। सामान्य शब्दों की जगह विशिष्ट और समय पर कही गई बात अधिक प्रभाव छोड़ती है। एक टीम में काम करने वाला युवक चुप रहता था। उसके मैनेजर ने कहा कि वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो स्पष्ट और सटीक बोलता है। बस इतना कहना काफी था। युवक ने खुद को अलग नजर से देखना शुरू किया। प्रशंसा केवल खुशी नहीं देती, वो क्षमता जगाती है। मानव मस्तिष्क सकारात्मक मान्यता से जुड़ता है। जब आप किसी को सच्चे मन से सराहते हैं, तो उसका आत्मसम्मान मजबूत होता है और वह आपके प्रति स्वाभाविक रूप से खुलता है। लेकिन प्रशंसा कभी नियंत्रण का साधन नहीं बननी चाहिए। वो उपहार है, हथियार नहीं। छोटी छोटी बातों को नोटिस करना भी महत्वपूर्ण है। हर उपलब्धि बड़ी नहीं होती, लेकिन हर प्रयास मायने रखता है। जब आप दूसरों की छोटी कोशिशों को भी स्वीकार करते हैं, तो जुड़ाव गहरा होता है। अंततः लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आप कितने महान हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें अपने साथ महान महसूस कराया। यही प्रशंसा की सच्ची शक्ति। चैप्टर 13, द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको सुधारने के इरादे से कुछ कहा, लेकिन शब्द इतने कठोर थे कि आप भीतर से बंद हो गए? उसका उद्देश्य शायद सही था, पर तरीका गलत था, और उसी क्षण जुड़ाव कम हो गया। यही आलोचना की शक्ति है। एक वाक्य रिश्ते मजबूत कर सकता है या उनमें दरार डाल सकता है। लोग आलोचना से इसलिए बचते हैं क्योंकि यह सीधे आत्मसम्मान को छूती है। जब कोई कहता है कि तुमने गलत किया, तो दिमाग अक्सर इसे सुनता है कि तुम गलत हो। परिणाम स्वरूप हम रक्षात्मक हो जाते हैं। हम बहस करते हैं, सफाई देते हैं, या भीतर से आहत हो जाते हैं। सुधार की जगह दूरी पैदा हो जाती है। आलोचना और सुधार में अंतर समझना जरूरी है। आलोचना व्यक्ति पर केंद्रित होती है, सुधार व्यवहार पर। यदि आप कहते हैं कि तुम हमेशा गलती करते हो, तो यह हमला है। यदि आप कहते हैं कि यह हिस्सा थोड़ा और स्पष्ट हो सकता है, तो यह सहयोग है। शब्द बदलते ही ऊर्जा बदल जाती है। सार्वजनिक रूप से नकारात्मक टिप्पणी अपमान बन सकती है,
इसलिए संवेदनशील बातों को निजी रूप से कहना बेहतर है। पहले प्रयास की सराहना करें, फिर सुझाव दें और आरोप लगाने की जगह साझेदारी का भाव रखें। जब आप कहते हैं कि हम इसे बेहतर कर सकते हैं तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है। चुंबकीय व्यक्तित्व आलोचना लेना भी जानता है। यदि कोई सुझाव दे तो तुरंत बचाव में न जाएं। रुकें, सुनें और पूछें कि आप कैसे सुधार सकते हैं। यह परिपक्वता दर्शाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी संबंध बचाता है। अंततः लोग उस व्यक्ति के पास रहना चाहते हैं जो उन्हें गिराता नहीं बल्कि उठाता है। सही होना पर्याप्त नहीं, संवेदनशील होना आवश्यक है। जब शब्द सम्मान और सहानुभूति के साथ बोले जाते हैं तो वे चोट नहीं करते बल्कि जोड़ते हैं। यही है आलोचना को कला में बदलने का रहस्य। चैप्टर 14, द मैजिक ऑफ एम्पैथी। कभी किसी ने कहा है कि कोई मुझे समझता ही नहीं। यह वाक्य केवल शिकायत नहीं, एक गहरी जरूरत का संकेत है। हम सभी चाहते हैं कि हमें सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा जाए। समझे जाने का एहसास अकेलेपन को कम करता है और दिलों के बीच दूरी मिटा देता है। जो व्यक्ति सच में समझ सकता है वही सच्चा जुड़ाव बना सकता है। सहानुभूति का अर्थ केवल सिर हिलाना या शांत रहना नहीं है। इसका अर्थ है कुछ पल के लिए खुद को सामने वाले की जगह रखना। जब आप मन में पूछते हैं कि अगर मैं उसकी स्थिति में होता तो कैसा महसूस करता, तभी वास्तविक समझ शुरू होती है। यही प्रश्न संबंधों को गहराई देता है। अक्सर हम जल्दी समाधान देने लगते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला दुखी है तो उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए। लेकिन हर भावना को ठीक करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी केवल यह कहना कि मैं समझ सकता हूं कि यह कठिन है काफी होता है। सलाह से ज्यादा लोग उपस्थिति चाहते हैं। सहानुभूति और दया में भी अंतर है। दया दूरी बनाती है, सहानुभूति समानता लाती है। दया में ऊपर से नीचे देखने का भाव होता है, जबकि सहानुभूति में साथ खड़े होने का। जब आप किसी की भावना को मान्यता देते हैं तो आप उसे छोटा नहीं करते बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार्यता जुड़ाव का आधार है। अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो तुरंत समाधान देने से पहले उसकी भावना पहचानें। कहें कि आप समझ सकते हैं कि यह कठिन रहा होगा। फिर पूछें कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। यह सरल अभ्यास बातचीत को बदल देता है। लोग उस व्यक्ति को याद रखते हैं जिसने उनके संघर्ष में उनका साथ दिया। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की खुशी में सच्ची खुशी और उनके दर्द में सच्ची उपस्थिति। जब आप किसी को महसूस कराते हैं कि वो अकेला नहीं है, तब भरोसा जन्म लेता है। और जहां भरोसा है वहीं चुंबकीय व्यक्तित्व का हृदय धड़कता है। चैप्टर 15, द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है? वे बहुत बोलते नहीं, लेकिन उनके आसपास सुकून होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कुछ ही मिनटों में थकान महसूस होने लगती है। वे हर बात में समस्या देखते हैं, शिकायत करते हैं और वातावरण भारी बना देते हैं। अंतर शब्दों में कम और ऊर्जा में अधिक होता है। ऊर्जा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग केवल आपके कपड़े या शब्द नहीं देखते, वे आपकी भावनात्मक स्थिति महसूस करते हैं। यदि आप तनाव लेकर चलते हैं तो वो वातावरण में फैलता है। यदि आप शांत और स्थिर हैं तो आसपास भी वही शांति उतरती है। आपकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ हर समय मुस्कुराते रहना नहीं है। यह नकली उत्साह नहीं है। इसका मतलब है परिस्थिति चाहे जैसी हो, आप संतुलित रहें। आप शिकायत से पहले समाधान सोचें, आलोचना से पहले समझने की कोशिश करें और समस्या में भी संभावना देखें। यही परिपक्वता है और परिपक्वता आकर्षक होती है। दो सहकर्मियों की कल्पना कीजिए। एक हर दिन काम की शिकायत करता है, दूसरा वही काम करते हुए भी सीख और अवसर की बात करता है। समय के साथ लोग दूसरे के पास बैठना पसंद करने लगते हैं। कारण सरल है, लोग कठिनाइयों से नहीं, नकारात्मकता से दूर भागते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उस वातावरण की ओर जाते हैं जहां हमें हल्कापन महसूस हो।
सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। दिन में कुछ क्षण रुककर पूछिए कि आप किस मनस्थिति में हैं। अपने शब्दों का चयन बदलिए और छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। भावनाएं दबाइए नहीं, उन्हें स्वीकार कीजिए, लेकिन उनमें अटके मत रहिए। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उजली होती है। अंततः लोग उस व्यक्ति के पास रहना चाहते हैं जिसकी उपस्थिति सुकून देती है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित और खुली होती है तो आपको अधिक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मौजूदगी ही आकर्षण बन जाती है। चैप्टर 16 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ऑथेंटिक लीडरशिप। कल्पना कीजिए एक कमरे में बहस चल रही है। आवाजें ऊंची हैं, राय अलग अलग हैं। तभी कोई शांत स्वर में कहता है कि हम सब एक ही लक्ष्य चाहते हैं, चलिए एक पल रुककर सोचते हैं। अचानक माहौल बदल जाता है, लोग सुनने लगते हैं। यही सामाजिक प्रभाव है। यह पद या शोर से नहीं बल्कि विश्वास और स्थिरता से जन्म लेता है। प्रभाव का अर्थ नियंत्रण नहीं, दिशा देना है। नियंत्रण डर पैदा करता है, प्रभाव भरोसा बनाता है। लोग उसी की सुनते हैं जो उन्हें समझता है, सम्मान देता है और संकट में भी संतुलित रहता है। यदि आपने सुनना, सहानुभूति और सराहना सीखी है तो प्रभाव स्वाभाविक रूप से विकसित होगा। एक टीम में ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसके पास कोई औपचारिक पद नहीं, फिर भी सब उसकी ओर देखते हैं। कारण यह है कि वह निर्णय थोपता नहीं बल्कि सबकी बात सुनकर मार्ग सुझाता है। वह आदेश नहीं देता बल्कि दिशा देता है। यही नेतृत्व का सार है। प्रभाव के आधार में विश्वास होता है जो समय और निरंतरता से बनता है। स्पष्टता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सरल और साफ शब्द अधिक असर करते हैं। उदाहरण सबसे शक्तिशाली शिक्षक है। यदि आप स्वयं अनुशासन और सम्मान दिखाते हैं तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। स्थिरता संकट के समय में सुरक्षा का भाव देती है और विनम्रता नेता को मानवीय बनाती है। जब आप किसी को मनाना चाहते हैं तो आदेश देने की जगह प्रश्न पूछिए। जब लोग निर्णय में शामिल होते हैं तो वे अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। करिश्मा केवल आकर्षक व्यक्तित्व नहीं बल्कि उपस्थिति, गर्माहट और क्षमता का संतुलन है। जब आप सच में उपस्थित होते हैं, लोगों को सुरक्षित महसूस कराते हैं और सक्षम दिखाई देते हैं तो प्रभाव स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। याद रखिए, प्रभाव शक्ति है और शक्ति जिम्मेदारी मांगती है। यदि लोग आपकी बात सुनते हैं तो आपके शब्द दिशा तय करेंगे। इसलिए ईमानदारी और सम्मान को आधार बनाइए। नेतृत्व कोई पद नहीं, एक व्यवहार है। जब आप स्थिर, स्पष्ट और संवेदनशील होते हैं तो लोग आपको स्वयं चुनते हैं। यही बिना दबाव के प्रभाव का असली अर्थ है। चैप्टर 17 बिल्डिंग अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। अब तक आपने कई कौशल सीखे हैं। मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज, सुनने की कला, सहानुभूति, आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और प्रभाव। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इन सब को मिलाकर स्थायी चुंबकीय व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए। क्योंकि पीपल मैग्नेट बनना कोई ट्रिक नहीं, ये एक पहचान है। बहुत लोग मानते हैं कि व्यक्तित्व जन्म से तय होता है। वे कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ज्यादा सामाजिक नहीं हूं, या मैं नेतृत्व के लिए नहीं बना। लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तित्व रोज की आदतों से बनता है। जब आप रोज ध्यान से सुनते हैं तो आप सुनने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। जब आप नियमित रूप से सम्मान देते हैं तो आप सम्मानित बन जाते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर आपकी पहचान गढ़ती हैं। परिवर्तन 3 स्तरों पर होता है। पहले स्तर पर व्यवहार बदलता है। आप मुस्कुराते हैं, आंखों में देखते हैं और सवाल पूछते हैं। दूसरे स्तर पर सोच बदलती है। आप तुलना कम करते हैं और जिज्ञासा बढ़ाते हैं। तीसरे स्तर पर पहचान बदलती है। आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो दूसरों को महत्व देता है। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार स्वाभाविक और स्थायी हो जाता है। प्रामाणिकता इस निर्माण की नींव है। नकली ऊर्जा लंबे समय तक नहीं टिकती। निरंतरता विश्वास बनाती है।
अगर आपका व्यवहार संतुलित और स्थिर है तो लोग सहज महसूस करते हैं। आत्मसम्मान भी जरूरी है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपका शरीर और ऊर्जा वही संदेश देते हैं। रोज रात को खुद से पूछिए कि आपने आज किसे सच में सुना और किसे महत्वपूर्ण महसूस कराया। ये जागरूकता धीरे धीरे आपके भीतर नई कहानी लिखेगी। करिश्मा शोर में नहीं, उपस्थिति में है। जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह मौजूद रहें। आज के समय में पूरा ध्यान देना ही असली आकर्षण है। ये यात्रा तुरंत नहीं बदलती, लेकिन निरंतर अभ्यास से पहचान बदलती है। आप वही बनते हैं जिसे आप रोज दोहराते हैं। और जब आपकी पहचान स्थिर, सम्मानजनक और जागरूक हो जाती है, तब चुंबकत्व स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। तो आज की इस पूरी यात्रा में आपने समझा कि चुंबकीय व्यक्तित्व कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये मुस्कान से शुरू होता है, सुनने से गहराता है, सहानुभूति से मजबूत होता है और आत्मविश्वास से स्थिर बनता है। पीपल मैग्नेट बनना दूसरों को प्रभावित करने की कला नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस कराने की क्षमता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटी आदत पर काम करें, किसी को ध्यान से सुने, सच्ची प्रशंसा दें, अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें, तो कुछ महीनों में आपकी पहचान बदलने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आज से आप कौन सी एक आदत शुरू करेंगे। याद रखिए, आकर्षण दिखावे से नहीं, व्यक्तित्व से आता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।